Hello everyone, welcome back to the official channel of Bansal Academy. I am Surbi Reheja and जैसा कि अभी हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट सीरीज चल रही है इस सीरीज का आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2 जो हमारा रहेगा डायहेड्रल एंगल्स एंड रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में पार्ट बी पार्ट सी से क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं या फिर डायरेक्टली आपके पार्ट बी से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस सीरीज के जितने भी नोट्स आपके रहने वाले हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस ग्रुप में प्रोवाइडेड रहेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो है CSNet लाइव साइंस बंसल अकेडमी। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस है वो सब वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और अभी जैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए टेक कैप बाय बंसल अकेडमी, जहाँ पर आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने जितना अभी तक प्रिपेयर किया है आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर रहे हो। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रामाचंद्र प्लॉट, और ये रामाचंद्र प्लॉट जो टॉपिक आपका रहेगा इसका सोर्स है लिनेंजर बुक, और इसके अलावा मैंने कुछ एक दो आपकी साइड से भी रिसर्च पेपर से भी कुछ एक दो चीज़ें यहाँ पर ली हैं रामाचंद्र प्लॉट को ईजी तरीके से समझने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे रामाचंद्र प्लॉट को। अब जैसे देखो ये जो प्लॉट यहाँ पर रहेगा आपने ये देखा होगा ज़रूर, इस टाइप का प्लॉट रहता है और इस टाइप के प्लॉट से कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। आज हम इस प्लॉट को समझेंगे कि ये प्लॉट को रीड कैसे किया जाता है, या फिर अगर मतलब कैसे हम यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं इस प्लॉट की हेल्प से। बट एक चीज़ होता है कि ये जो प्लॉट यहाँ पर होगा हम डायरेक्टली इस प्लॉट को नहीं समझेंगे। इस प्लॉट को समझने के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस प्लॉट को क्लियरली समझ पाओगे। तो पहले हम वो समझेंगे जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो पता होना चाहिए वो आपका यहाँ पर रहेगा डायहेड्रल एंगल्स और टॉर्जन एंगल्स, या फिर इन्हीं को और बोला जाता है रोटेशनल एंगल्स। तो हम समझेंगे पहले कि डायहेड्रल एंगल्स, टॉर्जन एंगल्स या फिर रोटेशनल एंगल्स होते क्या है। अब देखो ये जो एंगल्स यहाँ पर हैं, इन एंगल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पेप्टाइड बैकबोन बनाना आना चाहिए कि कोई भी पेप्टाइड चेन है उसकी जो बैकबोन रहती है या फिर जो मेन चेन होती है उसका क्या सीक्वेंस होता है और उसे कैसे बनाते हैं। तो पहले हम वो समझेंगे, फिर साथ के साथ वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड्स वहाँ पर होते हैं, बॉन्ड्स के अराउंड रोटेशन कैसे वहाँ पर होती है, रोटेशन होती है तो कौन से टाइप के एंगल्स वहाँ पर आते हैं। तो ये सब कुछ हम पहले सीखने वाले हैं और इसी से फिर हम सीखेंगे यहाँ पे रामाचंद्र प्लॉट के बारे में। जैसा कि देखो यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन यहाँ पे ड्रॉ की गई है। अब देखो जो पेप्टाइड चेन होता है ना, आपको जस्ट एक सीक्वेंस याद रखना है, वो आपको याद रखना है C∝CN। ठीक है, देखो जब भी आपको पेप्टाइड चेन बनानी है जस्ट आपको क्या करना है C∝CN, इसी को याद करना और इसी को ही बस बार बार रिपीट कर देना है। जैसे C∝CN, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे फिर लिख दोगे C∝CN। ठीक है, और बस इसी को आपको बार बार रिपीट करना और ऐसे करके हमारी एक मेन चेन रेडी हो जाती है पेप्टाइड। ठीक है, जैसे देखो C∝CN, C∝CN, फिर C∝CN, C∝CN, C∝CN। तो पहले तो आपको जस्ट इतना याद रखना है C∝CN को, और इससे आपकी यहाँ पे पेप्टाइड चेन रेडी हो जाएगी। अब इसके साथ अब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का हमें पता होता है कि अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इधर यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, ये साइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ये सेकेंड अल्फा कार्बन यहाँ पर आया। अब ये अल्फा कार्बन का यहाँ पे क्या अमाइनो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे इस अल्फा कार्बन के साथ भी यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा इसका आर ग्रुप, मतलब साइड चेन यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी जो C∝ होगा हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आर ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही ये अल्फा यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा एंड ये यहाँ पर होगा आर ग्रुप। तो इसी के साथ आपकी ये पेप्टाइड चेन रेडी होगी है। ठीक है, तो एक इजी तरीका था पेप्टाइड चेन को बनाने का। तो सिंपल सा क्या याद रखना है आप लोगों को, C∝CN, C∝CN, C∝CN। इसी को आप रिपीट करोगे तो आपकी चेन रेडी हो जाएगी। अब हम इस चेन को थोड़ा सा और ध्यान से यहाँ पे समझते हैं। अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन का यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप फ्री है। अमाइनो ग्रुप फ्री है तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज द एंड टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, सो ये क्या होगी, इट इज द एंड टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन।
अब यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है इसका यहाँ पर क्या फ्री है, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, सो इट इज द सी टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन। हम ऐसे ही करते हैं कि जो पेप्टाइड चेन होता है, पेप्टाइड चेन में क्या होता है, एनएनसी टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसी पेप्टाइड चेन को और यहाँ पे अब बॉन्ड्स को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या देखना है, अब जब हम बॉन्ड्स को देखेंगे ना, आपको ये जो मेन चेन यहाँ पर है, इन बॉन्ड्स को यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी एक मेन चेन होती है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब मेन चेन में जैसे देखो, पहला आपका बॉन्ड यहाँ पे किसके बीच में बन रहा है, एनसी, ठीक है, एनसी अल्फा यहाँ पर हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे बना। फिर सेकेंड बॉन्ड आपका बन रहा है सी अल्फा सी, ठीक है, कि सी अल्फा सी। फिर थर्ड देखो यहाँ पे क्या है, सी एन, सी एन यहाँ पर होगा, सी एन, इसी को ही जो ये बॉन्ड हमारा होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने मोल बायो में भी पढ़ा होगा, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड की जो अमाइड लिंकेज होती है, आज हम अमाइनो एसिड्स में भी करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा एस्पार्जिन होता है, ग्लूटामिन होता है, वहाँ पे अमाइड मतलब अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो CONH है ये यहाँ पे क्या हुआ, अमाइड ग्रुप, यहाँ पर एक अमाइड लिंकेज, यहाँ पे इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोला जाता है। तो देखो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे ये प्रेजेंट है, फिर आप ये वाला सेकेंड, ये भी यहाँ पर क्या हुआ, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर हुआ CONH, फिर यहाँ पर ये भी क्या है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये CONH, फिर यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के देखो इधर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक प्रेजेंट है, वो क्या है, सी अल्फा सी। पेप्टाइड बॉन्ड के राइट साइड पर क्या प्रेजेंट है, NC अल्फा। फिर यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड आया, इसके लेफ्ट साइड पर फिर देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी अल्फा सी। और फिर पेप्टाइड बॉन्ड के राइट साइड पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NC अल्फा। तो अगर हम देखें ये जो पूरी ओवरऑल जो यहाँ पर मेन चेन है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा NC अल्फा, ये बॉन्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है सी अल्फा, सी यहाँ पर होगा, ये है, ठीक है। फिर एक बॉन्ड यहाँ पर क्या है आपका CN, CN हमारा यहाँ पर क्या बनता है, यही हमारा होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यही हमारा क्या है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के बाद भी अगर आप देखोगे तो फिर आपका फिर बॉन्ड यहाँ पे रिपीट होता है NC अल्फा, ठीक है, ये NC अल्फा, फिर C अल्फा C, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, अगेन NC अल्फा C अल्फा C, पेप्टाइड बॉन्ड, NC अल्फा C अल्फा C, पेप्टाइड बॉन्ड, NC अल्फा C अल्फा C, ठीक है। तो अब इस चेन में हमें क्या पता लगा कि तीन यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहे हैं तीन टाइप के, एक हमारा NC अल्फा, एक C अल्फा C और एक यहाँ पे बन रहा है CN पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, NC अल्फा C अल्फा C, ठीक है। अब जनरली जब आप पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो, आप लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के जनरल फीचर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर होता है, इसी पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड फिर हम यहाँ पे रोटेशन भी देखते हैं, रोटेशन देखते हैं। अब सिंपल सा देखो, बॉन्ड्स यहाँ पर बने हैं, बॉन्ड्स के अराउंड यहाँ पर क्या हो सकता है, एटम्स को हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन यहाँ पर होगी। तो अब रोटेशन यहाँ पे कहाँ पर हो सकती है, ये एक तो यहाँ पे NC अल्फा, एक बॉन्ड यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है C अल्फा C, ये यहाँ पे रोटेट कर सकता है, और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या है CN, जो हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। बट जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम ये बोलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड सिंपल सा ये होता है कि जब किसी भी बॉन्ड में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो मतलब वहाँ पर जो एटम्स की रोटेशन होती है इट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि सिंपल सा अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा आप उसको इजी रोटेट कर सकते हो, वहाँ पे एटम्स की जो रोटेशन है वो इजी हो सकती है। बट अगर डबल बॉन्ड वहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब वहाँ पे एटम्स अब रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के पास होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसी रीजन से यहाँ पर होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो रोटेट करता है, जैसे ये रोटेट करता है, यहाँ पर हमारा एंगल बनता है ओमेगा एंगल, ठीक है। तो देखो जैसे ओमेगा जो यहाँ पर होता है, ओमेगा हमारा यहाँ पे CN बॉन्ड होता है इन पेप्टाइड, मतलब इस पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन यहाँ पर होती है वो यहाँ पर होती है ओमेगा। और ये जो ओमेगा है इसकी जो रोटेशन होती है या तो 0 डिग्री यहाँ पर होती है, वैल्यू जो रहती है 0 डिग्री, या फिर ये कितना हो जाता है 180 डिग्री, इतनी ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। 0 to 180 डिग्री की इतनी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होती है ओमेगा की।
रीजन क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसी रीजन से पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। 0 डिग्री पर रोटेशन होगा मतलब कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, और दूसरा यहाँ पर आता है कि 180 डिग्री पर रोटेशन पॉसिबल होती है। जब हम पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं सिस एंड ट्रांस, दो फॉर्म्स यहाँ पर बनती है पेप्टाइड बॉन्ड की। तो यूजली जो ट्रांस फॉर्म्स होती है वो कॉमन होता है, सिस फॉर्म कैसा होता है थोड़ा लेस कॉमन यहाँ पे रहता है। और सिस फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है कि ओमेगा 0 देखने को मिलता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। ट्रांस जो यहाँ पर होता है, ट्रांस जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, तो वहाँ पर 180 डिग्री की रोटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पे जो एंगल हुआ वो हमारा यहाँ पे क्या है ओमेगा एंगल, जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है रोटेट करता है जिस एंगल पर, उसे ओमेगा बोला जाता है। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे पेप्टाइड चेन देखो, अब देखो ये जो पेप्टाइड चेन यहाँ पर है ये फिर से यहाँ पे पेप्टाइड चेन देखो सीक्वेंस वही बनेगा सी अल्फा सी एन सी अल्फा। ठीक है, अभी जैसे बताया था कैसे याद रखना है, सी अल्फा सी एन, सी अल्फा सी एन। तो अभी यहाँ पे सी अल्फा मतलब यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे एन, फिर नेक्स्ट क्या होगा सी अल्फा, फिर यहाँ पर क्या होगा सी, फिर यहाँ पर होगा एन, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा सी अल्फा, फिर यहाँ पर होगा सी, फिर ये होगा एन, और ये लास्ट यहाँ पर क्या है सी अल्फा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड देखिए, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये सी एन यहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड सी एन यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर एक और पेप्टाइड बॉन्ड सी एन हुआ, फिर यहाँ पर एक और पेप्टाइड बॉन्ड सी एन यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर दूँ, इट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर क्या दे दिया पेप्टाइड बॉन्ड को नंबर दिया। तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या है एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पर एक प्लेन है, मतलब एक प्लेन में यहाँ पे ये सब एटम्स लाई करते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड एक ही प्लेन में बनता है, तो इसलिए यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड को बोला जाता है इट इज प्लेनर इन नेचर। ठीक है, आपने पेप्टाइड बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे होते हैं, दे आर प्लेनर इन नेचर, क्योंकि इनके जो जितने भी एटम्स रहते हैं वो सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर सेम प्लेन में देखो एक ही रेक्टेंगल में आ गया, फिर यहाँ पे ये देखो ये भी यहाँ पर सेम हुआ, फिर ऐसे यहाँ पर ये भी एंड ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4 प्लेन्स यहाँ पर है, इन प्लेन्स में यहाँ पर क्या होता है पेप्टाइड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और जिस एंगल से ये पेप्टाइड बॉन्ड रोटेट करता है वो यहाँ पर क्या है ओमेगा। जैसे देखो पेप्टाइड बॉन्ड की यहाँ पर ना लेंथ भी दे रखी है 1.32 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ होती है। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ एन सी अल्फा सी सी एन, जो हमने किया था कि यही रिपीटिंग यूनिट होती है एन सी अल्फा सी एन। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब एक्चुअल में अब पेप्टाइड बॉन्ड का तो थोड़ा सा हमें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेप्टाइड चेन के बारे में करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें इतना पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, मेन चेन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और हमें इतना नॉलेज हो। बट अभी हमारा देखो, अभी हमें रामचंद्रन प्लॉट समझना है, तो रामचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए एज सच हमारा पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एज सच हम ओमेगा एंगल हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर हमारे जो 2 अदर बॉन्ड्स यहाँ पर रहते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका भी रीज़न देखो, अब सिंपल सा हमने क्या बोला कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड क्या है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बट यहाँ पे 2 अदर बॉन्ड्स भी तो प्रेजेंट है। अब वो 2 अदर बॉन्ड्स जैसे यहाँ पर क्या है, एक एन सी अल्फा बॉन्ड है और एक यहाँ पे क्या है सी अल्फा सी, तो यहाँ पर तो रोटेशन हो सकती है ना एन सी अल्फा सी में, अगर सी एन पर नहीं रोटेशन हो सकती, पर यहाँ पे 2 अदर बॉन्ड्स भी तो यहाँ पे प्रेजेंट है एन सी अल्फा सी। तो जैसे देखो एक ये यहाँ पर हुआ, ये देखो जैसे यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट किया है कि ये बॉन्ड यहाँ पे रोटेट कर सकता है, एक यहाँ पर ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ एन सी अल्फा, और यहाँ पर जो सी अल्फा सी। अगर आप इन दोनों बॉन्ड्स को देखो, मतलब ये बॉन्ड्स रोटेट करेंगे तो इनका भी एक सर्टेन एंगल होगा, किसी न किसी एंगल पर ये रोटेट करेंगे। तो ये जो एन सी अल्फा जिस एंगल पर रोटेट करता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई यहाँ पर होगा एन सी अल्फा। ठीक है, तो जो एन सी अल्फा यहाँ पर है जिस एंगल से रोटेट करता है वो यहाँ पर क्या होगा फाई। ठीक है, अब ऐसे सी अल्फा सी जिस एंगल से रोटेट करता है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा साई। सिंपल सा याद करने का तरीका, सी से याद रखो सी अल्फा सी मतलब साई, एन सी अल्फा यहाँ पर क्या है फाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है, ये हमारा होगा यहाँ पे साई, और ये यहाँ पर हो जाएगा फाई। तो अभी तक हमने 3 एंगल यहाँ पे देखे, 1 इज ओमेगा, सेकेंड साई एंड 1 फाई। ठीक है,
सी अल्फा से यहाँ पर क्या हुआ साई, एन सी अल्फा यहाँ पर क्या है फाई। अब ये दोनों एंगल से यहाँ पे क्या कर सकता है रोटेट। अब देखो इन एंगल्स को अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखिए तो देखो एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब ये यहाँ पर हुआ, दूसरा एंगल यहाँ पे ये बन रहा है। तो देखो एक प्लेन यहाँ पर ये है और दूसरा प्लेन यहाँ पर ये है, तो ये कैसा बन रहा है, दो प्लेन्स के बीच में बन रहा है। देखो समझो कि कैसे यहाँ पे दो प्लेन से, ठीक है। तो ये तो एक तो यहाँ पे एक प्लेन के ये यहाँ पर बना, दूसरा यहाँ पे दूसरा यहाँ एंगल यहाँ पर बना, तो ये कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन टू प्लेन्स यहाँ पे ये एंगल्स बनते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल्स, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो फाई एंड साई एंगल्स होते हैं दे फॉर्म बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। ये कहाँ पर बनते हैं, टू प्लेन्स में बनते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर क्या बोला जाता है, डाइहेड्रल एंगल्स। अब जनरली देखो क्या होता है ना कि जो डाइहेड्रल एंगल है ना, इसमें हम जनरली कुछ केसेस में मतलब ओमेगा को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, बट ओमेगा के अराउंड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रोटेशन रहती है, तो इस रीजन से ओमेगा नेग्लिजिबल होता है। तो वो डाइहेड्रल एंगल में उसको नेग्लिजिबल ही किया जाता है। वैसे तो डाइहेड्रल एंगल का मतलब ही होता है कि जो क्या करता है, टू प्लेन्स के बीच में जो एंगल्स बनता है उन्हें डाइहेड्रल बोला जाता है। बट अगर हम एक पेप्टाइड चेन की रोटेशन देखिए, मतलब जो एंगल डिफरेंट एंगल्स पे पेप्टाइड चेन रोटेट करती है, तो वहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एक नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है। तो वहां पर हम ओमेगा एंगल को ज्यादा कंसिडर नहीं करते, तो हमारी मेन जो रोटेशन यहाँ पे रहती है वो साई एंड फाई की रहती है, ठीक है। तो एक तो देखो यहाँ पे इनको डाइहेड्रल एंगल क्यों बोला, इनको डाइहेड्रल एंगल बोला क्योंकि यहाँ पर क्या है, टू प्लेन्स के बीच में बनता है। सेकंड, इनको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टोर्जन एंगल्स। टोर्जन एंगल मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ट्विस्टिंग। टोर्जन एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिस एंगल से क्या हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। अब ट्विस्टिंग हो सकती है, मतलब ये क्या होंगे यहाँ पे, टोर्जन एंगल्स। अब इन्हीं को रोटेशनल एंगल बोलते हैं। रोटेशनल एंगल बोलता है मतलब क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये क्या करता है, रोटेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो पहले तो सिंपल सा मतलब समझना है कि व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, टोर्जन एंगल और रोटेशनल एंगल। डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बनते हैं, फाई एंड साई हमारे डाइहेड्रल एंगल्स हैं। इन्हीं बॉन्ड्स के अराउंड यहाँ पे ट्विस्टिंग होती है, यही इतने एंगल से ट्विस्ट करते हैं। रोटेशनल एंगल मतलब क्या होगा, इसी बॉन्ड से यहाँ पे रोटेशन होगी, तो हमारा फाई साई मतलब ये जो एंगल्स है कैसे होता है, डाइहेड्रल एंगल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो पहले तो इतना समझ में आया। तो जैसे देखो यहाँ पे ये फाई है, फाई हमारा यहाँ पर होगा, ये कैसे बनता है, एन सी अल्फा बॉन्ड के अराउंड बनेगा। साई यहाँ पर होता है, ये कैसे बनता है, सी अल्फा सी के अराउंड यहाँ पर बनता है, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा होता है सी एन बॉन्ड जो पेप्टाइड में रहता है वो ओमेगा होता है। अब इसी के साथ साथ देखो यहाँ पर अब एक और बॉन्ड, एक और एंगल भी यहाँ पर मेंशन है, ये और वो एंगल यहाँ पर है काई एंगल, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये होगा यहाँ पे काई एंगल। अब ये जो काई यहाँ पर होता है ये होता है साइड चेन एंगल, ठीक है। जैसे देखो ये आर ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से ये रोटेशन हो सकती है, इस बॉन्ड की भी यहाँ पे रोटेशन हो सकती है, ठीक है। साइड चेन में, साइड चेन के जो एंगल यहाँ पर होंगे ये यहाँ पर होते हैं काई, ठीक है। मेन चेन में हमारे तीन एंगल बनते हैं, तीन एंगल यहाँ पर होता है फाई साई ओमेगा, एंड साइड चेन का जो एंगल यहाँ पर होता है वो यहाँ पर आता है काई एंगल, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने रोटेशन की बात की। हमने जब ओमेगा की रोटेशन थी हमने क्या बोला कि ओमेगा में क्या प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इसी रीजन से वहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब वहां पर रोटेशन कैसे पॉसिबल है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इतना मतलब रोटेशन 0 to 180 की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होती है ओमेगा की। बट जब हम बात करते हैं किसकी, फाई एंड साई की, अब फाई साई में तो देखो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, जैसे यहाँ पर इस बॉन्ड के अराउंड तो कुछ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ऐसे इस बॉन्ड के पास भी कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। जब इनके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है देन दे आर फ्री टू रोटेट, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं रोटेशन ऑफ फाई एंड साई एंगल। अब देखना जो फाई एंड साई एंगल है ये सिंगल बॉन्ड के एंगल हैं, तो मतलब सिंगल बॉन्ड क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर रोटेशन फ्री हो सकती है, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें जो फाई एंड साई है, यहाँ पर जो एक्चुअल में वैल्यू पॉसिबल होती है वो है 360 डिग्री रोटेशन। अब जैसे ओमेगा में क्या था, ओमेगा में 0 डिग्री पर है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 180 डिग्री तक ही रोटेट कर सकता है। बट फाई एंड साई सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो रोटेशन है वो कंप्लीट 360 डिग्री की रोटेशन पॉसिबल होती है। अब ये जो 360 डिग्री की जो रोटेशन है इसमें भी हम वैल्यू कैसे कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं -180 टू
प्लस 180 डिग्री रोटेशन, मतलब -180 से लेकर प्लस 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है फाई एंड साई एंगल्स के लिए। ठीक है, अब -180 एंड प्लस 180 देखो क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, मतलब ये एंगल अभी यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, 0 डिग्री की रोटेशन में प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये रोटेट करे, अगर ये एंगल, ठीक है, ऐसे रोटेट करे। अब ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन कैसे है, इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन कैसे होगी, ये यहाँ पर है क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, अब ऐसे अगर आप 0 डिग्री से अगर इधर की तरफ जाओ यहाँ पे 180 डिग्री पर, ठीक है, इधर से यहाँ पर आप मूव करोगे, मतलब ये एंगल यहाँ पे मूव करेगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर हो रही है। तो ये क्या कर सकता है, ये 360 डिग्री में कैसे रोटेट कर सकता है, 0 to 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 0 to 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 0 to 180 डिग्री जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ये हमारे यहाँ पर जाती है प्लस, मतलब प्लस 180 तक जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज कैसे पॉसिबल है, 0 डिग्री, देन 20, 30, 40, 50, 60, और ये सब वैल्यू किस में होंगी, प्लस में वैल्यूज यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पर कैसे, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पर कैसे वैल्यूज हम देते हैं, माइनस में देते हैं, कि जैसे -60 है, -120 है, -180 है, तभी हम क्या बोलते हैं कि जो फाई एंड साई होगा, फाई एंड साई की जो वैल्यूज यहाँ पर होती हैं वो कहाँ से, इन बिटवीन रहती है -180 to +180। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे बीच में कुछ भी हो सकता है, -67 हो सकता है, -47 हो सकता है, +47 हो सकता है, +57 हो सकता है। इनकी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं -180 to +180 डिग्री के बीच में। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो फाई एंड साई एंगल्स होते हैं इनकी जो रोटेशन है वो पॉसिबल कितना है, -180 to +180 तक ये रोटेट कर सकता है। ये फ्री है रोटेट करने के लिए, -180 to +180। रीजन सिंपल सा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो वो प्रॉपर 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमने यहाँ पे ये बोला कि जो फाई एंड साई है उनकी वैल्यूज क्या है, -180 to +180 कोई भी वैल्यू एग्जिबिट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैन ऑल द थ्योरेटिकल वैल्यूज आर पॉसिबल। अब एक चीज समझना इस चीज को लेके, अगर एक चीज देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड भी बनाऊँ, जैसे C अल्फा, यहाँ पर मैंने बनाया COOH, ठीक है, एक यहाँ पर ये NH2 यहाँ पर बना, ठीक है, यहाँ पर ये H है और ये यहाँ पर बना यहाँ पे साइड चेन R। अभी जस्ट मैं एक अमाइनो एसिड की बात करूंगी। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे NC अल्फा, अभी हमने क्या है NC अल्फा, ये बॉन्ड यहाँ पर हुआ। अभी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में हमारा पेप्टाइड चेन तो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं है, तो ओमेगा एंगल तो यहाँ पर नहीं होगा। अब जब NC अल्फा की यहाँ पर बात करें, इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर कौन सा है हमारा, यहाँ पे 5 बॉन्ड है, और यहाँ पर अगर हम C अल्फा C की बात करें, ये यहाँ पर क्या है साई, तो यही दो बॉन्ड्स हो गए ना जो अभी हम बात कर रहे थे, यही तो हमारे डायहेड्रल एंगल्स है। अब जब हमने पूरी पेप्टाइड चेन यहाँ पे बनाई तो पेप्टाइड चेन में ये एंगल्स कहाँ पर आ रहे थे, 2 प्लेन्स में यहाँ पर आ रहे थे, तो हमने उनको डायहेड्रल एंगल बोला। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर एक तो NC अल्फा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, एक C अल्फा C यहाँ पे बॉन्ड रोटेट कर सकता है, NC अल्फा यहाँ पे 5 है, C अल्फा C यहाँ पर क्या है साई होगा, और साइड चेन में ये हमने क्या था कि यहाँ पे काई एंगल होगा जहाँ से ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब हम मेन ये लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन क्या होता है ना, हमारी बैकबोन होती है, मेन चेन होती है, वही मेन चेन एक्चुअल में डिसाइड करती है हमारा यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जब हम डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या फिर जो फोल्डिंग यहाँ पर होती है, इंटरेक्शन यहाँ पर होती है, तो हमारा मेन चेन मेन कंसिडर होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब मैं जस्ट एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की बात करती हूँ। अब जब हमने फाई एंड साई को हमने क्या बोला कि इनकी यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इनकी रोटेशन कितनी हो सकती है, 360 डिग्री पर रोटेशन हो सकती है। 360 डिग्री में भी इनकी वैल्यू कितनी जा सकती है, -180 to +180। वो अभी हमने देखा, माइनस है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस है तो हमारा कहाँ पर जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, 0 to 180। अब देखो ये तो हमने क्या किया ना, ये हमने एक थ्योरेटिकल वैल्यू दी थी कि हाँ मतलब -180 to +180 तक हो सकता है। बट अगर हम एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, क्या इनकी सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल है? क्योंकि सिंपल से एक चीज देखो, अब यहाँ पे ये तो हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड है, बट अगर हम यहाँ पे
एटम्स को जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एटम्स को जब रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे एटॉमिक साइज भी तो मैटर करता है ना। अब जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो कार्बन का साइज है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा डबल बॉन्ड के साथ, अगर इसको ओपन बॉन्ड बना के लिखा जाए, और यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो एटम्स हैं, एटम्स कहीं ना कहीं तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्लैश करेंगे ना आपस में। अब देखो हम एक थ्योरेटिकल बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो पूरे डिग्री पर रोटेट कर सकता है, मतलब 360 डिग्री पर जा सकता है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें किसी भी अमीनो एसिड में, वहां पर क्या होगा कि जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो एक पॉइंट ऐसा तो आएगा ना कि जो एटम्स हैं वो आपस में क्लैश करेंगे, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी तो हम क्या बोलते हैं कि जब फाई और साई एंगल्स यहाँ पर हैं, इनकी ऑल थ्योरेटिकल वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे होगा ड्यू टू स्टेरिक क्लैशेस। ठीक है, स्टेरिक क्लैशेस होने की वजह से वहां पर इनकी ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, तो मतलब फाई एंड साई की भी होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब एक चीज समझना, जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड किया है वहां पर तो हमने बॉन्ड की ही प्रॉपर्टी करी कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड ही कैसा है, डबल बॉन्ड है, इसलिए वहां पे रोटेशन नहीं है। लेकिन हम फाई एंड साई में क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है 360 डिग्री पर, बट वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर एटम्स के बीच में होते हैं स्टेरिक क्लैशेस, होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं। इसी रीजन से ऑल थ्योरेटिकल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर द फाई एंड साई, दे शोज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब जैसे एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड में बोला, इंडिविजुअल अमीनो एसिड में भी कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा रोटेशन। अगर मैं यही चीज बैकबोन की बात करूं, मतलब पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, अब वहां पे भी तो सेम है, वहां पे भी तो क्लैशेस होंगे। ठीक है, सिंपल से समझो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम ये पेप्टाइड चेन देखें, अब देखो अगर यहाँ से ये चीज रोटेट करनी है तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, मतलब क्या करेंगे, एटम्स यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेरिक क्लैशेस यहाँ पे शो करेंगे, हिंडेंस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी ऑल वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। तो देखो जैसे यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, अब ये लेरेंजर में, ये लाइन एज इट इज लेरेंजर से ली गई है, वहां पर ये मेंशन है कि जनरली हम देखें कि जो फाई एंड साई है इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन -180 एंड +180, बट इनकी बहुत सारी वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द स्टेरिक इंटरफेरेंसेस बिटवीन द एटम्स इन द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एंड अमाइनो एसिड साइड चेन। सिंपल सा यहाँ पे अमाइनो एसिड साइड चेन होगी तो वहाँ पे कुछ बल्कि साइड चेन भी हो सकती है, सिंपल साइड चेन भी हो सकता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इनके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कुछ स्टेरिक इंटरफेरेंसेस यहाँ पर होंगी, मतलब स्टेरिक क्लैशेस यहाँ पर होंगे, जिससे वो रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ से समझना है कि फाई एंड साई 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, बट वो रोटेट नहीं करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड में या फिर पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में। रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पर आती है स्टेरिक क्लैशेस, एटम्स का साइज मैटर करता है, एटम्स का साइज मैटर करने की वजह से वहां पे रोटेशन कैसे हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो हमने टॉर्जन एंगल यहाँ पे किए, मतलब फाई एंड साई होते क्या है, इनकी ऑल वैल्यूज पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो फाई एंड साई को समझना इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे से आपको रामाचंद्रन प्लॉट की क्लैरिटी मिलेगी। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में जितना आपको नॉलेज हो उतना होना चाहिए, तभी आप प्लॉट को सही से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे टॉर्जन एंगल के बारे में समझ लिया, उनकी रोटेशन के बारे में भी देखा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्जन एंगल्स, कि ये जो टॉर्जन एंगल की हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यहाँ पर आते हैं अबाउट द टॉर्जन एंगल। फर्स्ट होता है जो टॉर्जन एंगल्स हैं, इट प्रमोट द प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे सिंपल से एक बात समझना, अब हम प्रोटीन फोल्डिंग समझते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग करते हैं। अब हमारे पास कोई पेप्टाइड चेन पहले क्या होता है, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब अपने प्राइमरी फॉर्म में, फिर यहाँ पर क्या बनता है, कुछ हेलिकल फॉर्म बनता है, या फिर वो किस में होती है, अपनी बीटा प्लेटेड शीट में आता है, और फिर इन्हीं के यहाँ पर क्या होती है, टर्शियरी स्टेट में जाता है, तो फोल्डिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अब हर एक जो प्रोटीन है, एवरी प्रोटीन, इनके यहाँ पर क्या होता है, एक यूनिक कन्फॉर्मेशन है। यूनिक कन्फॉर्मेशन मतलब हर एक का एक फोल्ड करने का तरीका अपना एक यूनिक है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब एक पेप्टाइड चेन फोल्ड कर रही है तो एक्चुअल में वहां पे कैसे फोल्डिंग वहां पर पूरी होगी।
अब है तो ये लीनियर पेप्टाइड चेन ना, लीनियर पेप्टाइड चेन में बॉन्ड्स क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, या फिर यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एनसी अल्फा सी अल्फा सी किया, तो जब इन एंगल्स के अराउंड रोटेशन होगी तभी तो एक पेप्टाइड चेन फोल्ड हो सकती है ना। अब पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी वहाँ पे कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर तो रोटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया रिस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो एग्जिबिट कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा है, तो वहाँ पर तो रोटेशन नहीं हो सकती। तो रोटेशन के लिए बचे क्या यहाँ पर, वो बचे हमारे एन सी अल्फा एंड सी अल्फा सी, ठीक है। अब इनके रोटेशन है, इसी वजह से तो प्रोटीन क्या कर सकते हैं, वो फोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब फोल्ड होंगे तो मतलब प्रोटीन के यहाँ पर क्या होगी, एक यूनिक कन्फर्मेशन। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं या फिर हमारे जितने भी प्रोटीन्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी वो टर्शियरी स्टेट में फंक्शनल होता है, तो वो फोल्डेड फॉर्म में मतलब सबकी एक यूनिक कन्फर्मेशन होती है। अब देखो टॉर्जन एंगल कैसे हेल्प करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर टॉर्जन एंगल की वैल्यू होगी, मतलब वहाँ पर फाई एन जो साई है इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है फाई एन साई की, लेट्स सपोज हम -90 या +90 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर होगी कि एक प्रोटीन की टॉर्जन एंगल की वैल्यू ये है। अब ये जो टॉर्जन एंगल की वैल्यू है वो अब प्रोटीन को वहाँ पर क्या देगी, उसके यूनिक कन्फर्मेशन। कैसे, अब टॉर्जन एंगल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, लेट्स सपोज यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फाई की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, और जो साइन यहाँ पर है इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाती है -167। तो अब ये यहाँ पर क्या होगी, ये एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है कि अब ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये सिर्फ इन्हीं एंगल्स पर रोटेट कर सकता है, ठीक है, पेप्टाइड चेन इन्हीं एंगल्स पर रोटेट कर सकती है। अब जब इन्हीं एंगल्स पर रोटेट करेगी तो जब ये फोल्ड होगा तो सिर्फ इतने एंगल पर ही रोटेट करके वहाँ पे वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अब कोई भी प्रोटीन अब अपने एक यूनिक कन्फर्मेशन में आया, क्यों आया, ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ द फाई एंड साई, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे भी समझो कि जैसे एक प्रोटीन फोल्ड यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल रहती फाई एंड साई की, तो अब प्रोटीन तो किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड कर सकता था, ठीक है, मतलब वहाँ पे फाई एंड साई किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता तो वहाँ पे क्या होता, एक प्रोटीन की मल्टीपल कन्फर्मेशन पॉसिबल हो जाती। अगर एक प्रोटीन की मल्टीपल कन्फर्मेशन पॉसिबल होती तो उस प्रोटीन की यूनिक कन्फर्मेशन कैसे रहती, ठीक है, यूनिक कन्फर्मेशन नहीं रहती ना, कि अगर वहाँ पे वो मल्टीपल डायरेक्शन में फोल्ड करता रहता, या फिर प्रोटीन हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलता कि चलो यहाँ पे फोल्ड करके देखते हैं, इस एंगल पे फोल्ड करके देखते हैं, तो फिर प्रोटीन की यूनिक कन्फर्मेशन नहीं रह पाती ना। तो अब हर एक प्रोटीन को अपनी यूनिक कन्फर्मेशन चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, डिफरेंट होगा सब प्रोटीन से, अपना वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए वहाँ पर क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए फाई एंड साई एंगल्स की, सो दैट वो प्रोटीन अपनी एक यूनिक कन्फर्मेशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या है, ये किसको प्रमोट करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट करते हैं, सो दैट प्रोटीन अपनी एक यूनिक कन्फर्मेशन में वो प्रेजेंट हो सके, तो ये क्या करता है, प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट करते हैं। सेकेंड समझो, सेकेंड यहाँ पर है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे ना, अगर इनके अराउंड रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होती तो फिर प्रोटीन फोल्ड कैसे करता। अब प्रोटीन फोल्ड कर रहा है, मतलब प्रोटीन फ्लेक्सिबल है, तभी तो वो क्या कर पा रहा, फोल्ड कर रहा है। अब ये प्रोटीन को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है कि सो दैट प्रोटीन अपने टर्शियरी कन्फर्मेशन में आ सके, ठीक है, टर्शियरी स्टेट में आ सके, प्रोटीन की फोल्डिंग हो सके। बट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए प्रोटीन को यहाँ पर क्या मिल रहा है, यूनिक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि वो प्रोटीन अपनी ही सिर्फ कन्फर्मेशन में आ सके, जो भी उसके वहाँ पे फाई एंड साई एंगल्स की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। थर्ड यहाँ पर है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रिडिक्ट कर सकता है। सेम वही कि अगर हमें फाई एंड साई की वैल्यू पता होगी तो हमें पता होगा कि वो जो प्रोटीन है किस मैनर में फोल्ड कर सकता है, ठीक है, कितनी फोल्डिंग वहाँ पे पॉसिबल है उस प्रोटीन की, क्या यूनिक कन्फर्मेशन वहाँ पर हो सकती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे कि जो टॉर्जन एंगल्स होते हैं, टॉर्जन एंगल्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या रहता है। अब नेक्स्ट देखो आता है, अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है रामाचंद्रन प्लॉट, क्योंकि देखो हमने अब फाई एंड साई जो एंगल्स है ना, उनके हमने ऑल एस्पेक्ट समझ लिए। फाई एंड साई एंगल बनते कहाँ पर है, ठीक है, रोटेशन कैसे। अब यहाँ पर हमने रोटेशन भी देखा कि -182 +180 पॉसिबल है, बट वो सारी जगह पे रोटेट नहीं करेगा।
हर एक प्रोटीन के लिए या फिर एक अमाइनो एसिड के लिए सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर होती है फाई एंड साई की, ठीक है। अब इसी चीज़ को स्टडी किया किसने, रामाचंद्रन ने, ठीक है। रामाचंद्रन थे, उन्होंने इसी चीज़ को स्टडी किया और उन्होंने फिर यहाँ पर दिया एक प्लॉट, ठीक है। अब रामाचंद्र प्लॉट एक्चुअल में है क्या, एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, टॉर्जन एंगल्स की है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द प्लॉट ऑफ टॉर्जन एंगल्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कंटेन इन अ पेप्टाइड। इन्हीं पेप्टाइड की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है रामाचंद्रन प्लॉट। और इसको डिस्कवर किसने किया था, जीएन रामाचंद्रन ने किया था। और उन्हीं के साथ वहाँ पर जो और लोग काम कर रहे थे, सबने मिलकर यहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट को यहाँ पर डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक प्लॉट यहाँ पे बनाया जिसमें जो 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज को तो कहाँ पे रखा, एक्स एक्सिस पर रखा, और जो साई वैल्यू यहाँ पर है उसे रखा वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो एक ग्राफ बनेगा बेसिकली। ग्राफ में यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी -180 टू +180। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आ जाएगा फाई एंड वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, साई, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो जो रामाचंद्रन प्लॉट था ना, रामाचंद्रन प्लॉट में एक्चुअल में क्या चीज यहाँ पे प्लॉट किया गया, यहाँ पर प्लॉट किया गया, मतलब ये जो प्लॉट था ये विजुलाइज करता था कि किस एरिया में जो डायहेड्रल एंगल्स हैं उनकी एनर्जेटिकली अलाउड कन्फर्मेशंस है, ठीक है। रामाचंद्र प्लॉट में एक्चुअल में क्या देखा कि जैसे सिंपल से एक चीज देखो, अभी एक चीज बताई कि जो डायहेड्रल एंगल्स हैं इनकी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे स्टीरिक क्लैशेस हो सकते हैं। अब जहां पर भी उनकी वैल्यूज पॉसिबल हैं, मतलब जो भी उनकी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो वो उनके लिए वहां पर क्या होगा, एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा ना, एनर्जेटिकली अलाउड वैल्यूज होंगी वो डायहेड्रल एंगल्स की, ठीक है, यही यहाँ पर होगा। अब इसी चीज को रामाचंद्रन ने यहाँ पर क्या किया था, अपने प्लॉट में रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एरियाज एक्चुअल में बताए कि जहां पर डायहेड्रल एंगल्स जो है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल वैल्यूज उनकी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो जीएन रामाचंद्रन थे उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर मॉडल्स यहाँ पे लिए छोटे छोटे पेप्टाइड्स के, स्मॉल पेप्टाइड्स के, और वहां पर उन्होंने क्या किया, जो फाई एंड साई थे ना, फाई एंड साई की वैल्यूज को ना चेंज किया। जैसे एक छोटी से पेप्टाइड ली, उस पेप्टाइड को वहां पर क्या किया, उस पेप्टाइड की फाई एंड साई वैल्यू ली, उस फाई एंड साई वैल्यू को उसको चेंज किया और फिर वहां पे रोटेशन देखी। और उन्होंने फिर देखा कि वो जो पेप्टाइड चेन है उसकी क्या क्या पॉसिबल स्टेबल कन्फर्मेशन हो सकती है कि अगर वहां पर फाई एंड साई वैल्यू को चेंज किया जाए। सिंपल सा कैसे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उन्होंने कैसे विजुलाइज किया, स्मॉल पेप्टाइड चेन्स ली, स्मॉल पेप्टाइड चेन्स को वहां पे कि उनके फाई साई वैल्यू को चेंज करते गए, ठीक है। उन्होंने चेंज किया, चेंज करके फिर उन पेप्टाइड चेन्स के वहां पर क्या देखी, उनकी स्टेबल कन्फर्मेशन देखी कि वो जो पेप्टाइड चेन है वो किस एंगल पर स्टेबल कन्फर्मेशन शो करते हैं, मतलब किस डायहेड्रल एंगल तक वो स्टेबल कन्फर्मेशन शो कर रहे हैं। स्टेबल कन्फर्मेशन का मतलब है कि कितने एंगल तक वहां पर स्टीरिक क्लैशेस नहीं हो रही, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जो ईच कन्फर्मेशन यहाँ पे थी, ठीक है, ईच कन्फर्मेशन को एग्जामिन किया, ठीक है। एटम्स के बीच में उन्होंने क्लोज कॉन्टेक्स्ट जो वहां पे थे उन सबको वहां पे एग्जामिन किया, ठीक है। अभी फिर उसके बाद देखो जो एटम्स थे, एटम्स यहाँ पे क्या थे, उनको एज अ हार्ड स्फीयर्स की तरह यहाँ पे बोला, ठीक है। और फिर वहाँ पे उनकी वेंडरवल रेडियस की जो वहाँ पे मेंशन होते हैं, क्योंकि सिंपल सा जब हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो जो दो एटम्स यहाँ पर होंगे, दो एटम्स के बीच में वहाँ पे क्या होगा, वेंडरवल इंटरेक्शन होगी। वेंडरवल इंटरेक्शन है तो वहाँ पे वेंडरवल रेडियस भी प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लैशेस वहाँ पर आता है, मतलब वो एटम्स वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस को शो करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल सा यही किया, एक पेप्टाइड चेन डिफरेंट एंगल्स पे यहाँ पे क्या करके देखा, रोटेशन करके देखी। रोटेशन करने के बाद उनको वहाँ पे क्या पता लगा कि कौन से स्टेबल कन्फर्मेशन में प्रोटीन एग्जिस्ट कर सकता है वो पेप्टाइड चेन। तो वहाँ से उन्होंने डिफरेंट फाई एस साई एंगल्स को वहाँ पे बताया, ठीक है। अब जैसे देखो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो जैसे हम जो स्टीरिक क्लैशेस की बात कर रहे हैं, देखो कैसे यहाँ पर अगर आप इसमें देखो फाई एंड साई एंगल के अराउंड यहाँ पे रोटेशन हो रही है, जैसे ये फाई एंगल है, फाई के अराउंड यहाँ पे रोटेशन हो रही है। अब इस रोटेशन में देखो, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीटली 360 डिग्री की रोटेशन हो सकती है, बट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक क्लैशेस है। तो जैसे आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर जैसे देखो ये एटम यहाँ पर आएगा, इस पोजीशन अप पर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, स्टीरिक क्लैशेस शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टीरिक क्लैशेस यहाँ पर है। तो जैसे यहाँ पे रोटेशन हो रही है, रोटेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, स्टीरिक क्लैशेस यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ तक आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जब
पैप्टाइड मतलब जो बॉन्ड्स यहाँ पर है, बॉन्ड्स के अराउंड जब रोटेशन यहाँ पर होती है तो रोटेशन के अराउंड यहाँ पर जो एटम्स है वो यहाँ पर क्या शो करते हैं, स्टीरिक क्लैशेस शो करते हैं। और क्लैशेस होने की वजह से ही जो फाई एंड साई एंगल्स यहाँ पर होते हैं इनके यहाँ पर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर होता है, एटम्स रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते करते यहाँ पर क्या हो रही है, स्टीरिक क्लैशेस यहाँ पर आता है। तो जो भी यहाँ पे आपको रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जब एटम मूव करता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस को शो करता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये यहाँ पर उन्होंने एक प्लॉट यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पर रामचंद्रन प्लॉट। अब हम पहले रामचंद्र प्लॉट यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने एक्स एक्सिस पर अभी देखो उन्होंने क्या रखा था, साई यहाँ पे रखा, वाई एक्सिस पर यहाँ पे क्या था, फाई। अब साई की देखो यहाँ पे -180 एक्स एक्सिस है तो ये -180 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर है और यहाँ पे ये +180। ऐसे यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस यहाँ पर होगा, ये यहाँ पे क्या -180 0 और ये +180। इसको ऐसे भी समझो जैसे नॉर्मल हम करते हैं ना, जब ग्राफ बनाते हैं हम एक्स एक्सिस बनाता है, वाई एक्सिस बनाता है। तो एक्स एक्सिस के यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आती है और यहाँ पे एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वाई एक्सिस यहाँ पर होता है, वाई एक्सिस के यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड यहाँ पर वाई एक्सिस की कैसे आती है, नेगेटिव वैल्यू। और ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 0 यहाँ पर आता है, 0 वैल्यू। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट के, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये वाई एक्सिस यहाँ पर है जिसमें यहाँ पर क्या हुई, इसकी यहाँ पे 0 वैल्यू यहाँ पर आई है। तो अब यहाँ पे सब वैल्यूज यहाँ पे कैसे हुई, पॉजिटिव वैल्यू 0 के अब और 0 के बिलो यहाँ पर कैसे सब नेगेटिव वैल्यू। ऐसे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पे 0 वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर ये नेगेटिव आया, यहाँ पर ये पॉजिटिव। अब देखो जब रामचंद्रन ने उन्होंने जब ये मतलब वो जब ये कर रहे थे कि उन्होंने पेप्टाइड चेन ली, पेप्टाइड चेन की वैल्यूज़ को चेंज करके, फाई एंड साई की वैल्यूज़ को चेंज करके स्टेबल कन्फर्मेशन वो बता रहे थे। जब उन्होंने स्टेबल कन्फर्मेशन बताया तो फिर उन्होंने प्लॉट बनाया। अब उस प्लॉट में उन्होंने 2 रीज़न बताए। ठीक हो, उस प्लॉट में क्या बताया उन्होंने, 2 रीज़न। एक रीज़न तो यहाँ पे क्या बोला कि एक रीज़न यहाँ पे कैसा होता है, डिसअलाउड रीज़न। ठीक है, एक तो उन्होंने क्या बताया कि एक रहता है डिसअलाउड रीज़न। ठीक है, और एक रीज़न इन्होंने यहाँ पर बताया अलाउड रीज़न। ठीक है, एक यहाँ पे बताया डिसअलाउड और एक बताया अलाउड। अब देखो अलाउड एंड डिसअलाउड रीज़न का मतलब क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, जब वो पेप्टाइड चेन को लेके डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे मेजर कर रहे थे, स्टेबल कन्फर्मेशन देख रहे थे, तो जिस एंगल पर उन्हें स्टीरिक क्लैशेस मिले तो उन्होंने क्या बोला कि वो जो एंगल है वो एक डिसअलाउड रीजन है या फिर एक डिसअलाउड एंगल है कि उतने डिग्री की वैल्यू पर जो फाई एंड साई एंगल है वो क्या शो करता है, स्टीरिक क्लैशेस शो करते हैं। ठीक है, समझो इस चीज़ को कैसे, देखो अलाउड एंड डिसअलाउड का मतलब क्या है कि जैसे आपने भी एक पेप्टाइड चेन ली, आपने फाई और साई एंगल के अपने वैल्यूज को आप चेंज करके बस रोटेट करते जा रहे हो, तो रोटेट कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज फाई एंड साई की मिलेंगी जहां पर वो क्या शो करेगा, स्टीरिक क्लैशेस शो करेगा, मतलब वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो जहां पर फाई एंड साई वैल्यूज जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस शो करती हैं, मतलब रोटेशन जिस वैल्यूज पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो रोटेट नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसअलाउड। ठीक है, जैसे देखो अगर ये जो पूरा का पूरा प्लॉट यहाँ पर है, इसमें ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो व्हाइट एरिया है, इसको यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, डिसअलाउड रीजन। एक प्लॉट बनाया, अब ये जो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर बना, इससे क्या बोला, डिसअलाउड रीजन। जैसे अगर आप ये एरिया देखो, ये चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पे फाई की वैल्यू, साई की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री, और ये जो फाई है, फाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ रही है, -120 डिग्री। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एरिया है, मतलब ये जो यहाँ पे एंगल हुआ, ये एंगल यहाँ पर क्या शो करता है, इस एंगल पर वो जो फाई एंड साई है वो स्टीरिक क्लैशेस शो करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से ये वाला जो एंगल यहाँ पर होगा ये क्या है, डिसअलाउड एंगल। ठीक है, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जैसे हम फाई एंड साई एंगल्स यहाँ पर होते हैं, जो टॉर्जन एंगल यहाँ पर होते हैं, टॉर्जन एंगल हम 2 टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पे कैसा होगा, अलाउड हो जाएगा, मतलब जहाँ पर स्टीरिक क्लैशेस नहीं है, इट इज़ द अलाउड एंगल। और एक एंगल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, मतलब जहाँ पर स्टीरिक क्लैशेस हैं वो क्या होगा, डिसअलाउड एंगल। तो अब जैसे मैंने अब एक वैल्यू यहाँ पे ली, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है कि 60 डिग्री -120, तो यहाँ पर वो एंगल क्या शो करता है, स्टीरिक क्लैशेस शो करता है। तो मतलब ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, इनका डिसअलाउड एंगल।
तो जितना भी वाइट एरिया यहाँ पर है, ठीक है, आप कहीं पर भी कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, व्हाइट एरिया कहीं पर भी होगा ना, कुछ भी डॉट पे, किसी भी डॉट पर आप ये एंगल अगर आप देखोगे ना, तो एंगल आपको पता लगेगा कि इस एंगल पर वो जो वहाँ पे पर्टिकुलर फाई एंड साई है वो क्या शो करता है, वो उनके लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल एरिया नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या है, डिसअलाउड रीजन वहाँ पर होगा। तो उन्होंने एक प्लॉट में ही बता दिया कि जहाँ पर टोर्जन एंगल की वैल्यूज प्रोहिबिटेड है उस एरिया को उन्होंने क्या बोला, डिसअलाउड रीजन। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो डिसअलाउड हुआ, अलाउड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलाउड में यहाँ पर होगा कि जहाँ पे फाई एंड साई की वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब जिस एंगल पर फाई एंड साई रोटेट कर सकते हैं, जो उनकी एनर्जेटिकली फेवरेबल वैल्यूज हैं, वो वहाँ पर क्या होता है, अलाउड रीजन। जैसे देखो, जैसे ये यहाँ पर ये जो रेड एरिया से, डार्क रेड एरिया से रिप्रेजेंट किया ना, इसको यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर होता है कोर अलाउड रीजन। ठीक है, ये यहाँ पर है कोर अलाउड रीजन। कोर अलाउड रीजन का मतलब है कि यहाँ पर जो फाई एंड साई की वैल्यू है वो मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल है, मतलब इस एरिया में, ये जो यहाँ पे एरिया, इस पूरे एरिया में फाई एंड साई की जितने भी वैल्यूज होंगी दे आर मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज सबसे ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल होंगी। सेम जैसे यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया, ये भी यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो फाई एंड साई की जो वैल्यूज है वो ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल यहाँ पर होंगी। अब इसके अलावा देखो, जो यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये होगा यहाँ पे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। अब आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का मतलब क्या है कि ये वो एरिया होगा जहां पर फाई एंड साई की जो वैल्यूज है वो लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, फाई एंड साई की जो वैल्यूज है इट इज लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे फाई एंड साई की वैल्यूज पॉसिबल तो है बट वो एनर्जेटिकली थोड़ी कम फेवरेबल है, लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस एरिया की बात करें, यहाँ पर वो क्या है, मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो इन्होंने अलाउड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक तो यहाँ पे कोर अलाउड रीजन होगा और एक यहाँ पर होगा आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। और जितना भी ये व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जेटिकली फेवरेबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फाई एंड साई की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रामचंद्रन प्लॉट ने, रामचंद्र जी ने जो यहाँ पे दिया था, तीन चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई कि एक यहाँ पे होगा जहाँ पे फाई एंड साई की वैल्यू ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल, कोर अलाउड रीजन, जहाँ पर लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, और जहाँ पे वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एनर्जेटिकली फेवरेबल ही नहीं है, उसको यहाँ पर क्या बोल दिया, डिसअलाउड रीजन। अब जैसे जो ये आपका मतलब ये वीडियो यहाँ पर है, इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पे जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये स्टीरिक क्लैशेस यहाँ पर, तो ये जो एंगल यहाँ पर आएगा, मतलब ये वो एंगल है जो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं, मतलब ये एंगल हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये डिसअलाउड एंगल होगा। ठीक है, तो इस एरिया में जैसे यहाँ पर ये स्टीरिक क्लैशेस हुए, तो स्टीरिक क्लैशेस में ये क्या हो, यहाँ पे डिसअलाउड एंगल, यहाँ पर जहाँ पर ये रोटेट कर रहा है मतलब स्टीरिक क्लैशेस नहीं हो रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउड एंगल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इधर यहाँ पर डिसअलाउड एंगल यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एटम्स क्या करें, स्टीरिकली हिंड्रेंस यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर ये दोनों एटम यहाँ पर स्टेरिकली हिंड्रेंस शो कर रहा है, तो ये दोनों एरिया यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड, और बाकी जैसे वो वैल्यू मतलब रोटेट करता जा रहा है वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलाउड एंगल्स। तो ये एक प्लॉट था रामचंद्रन प्लॉट, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ, तीन एरियाज यहाँ पे बताएं फाई एंड साई की वैल्यूज के बेसिस पर ही कि कहाँ पर एनर्जेटिकली फेवरेबल है और कहाँ पे एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। अब इसी को यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर डायग्राम दिया है, देखो ये जो यहाँ पर है फिर से यहाँ पर ये आया, अब ये जो डार्क वाला पार्ट वही से ये वाला यहाँ पे क्या होगा, कोर अलाउड रीजन, मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यूज कुछ ऐसे पॉसिबल यहाँ पर है कि यहाँ पे ये रोटेट कर पा रहे हैं, मतलब ये फेवरेबल होगा, एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा। यहाँ पर भी सेम क्या है कि कुछ वैल्यूज यहाँ पर आएंगे फाई एंड साई की, ये भी यहाँ पर क्या है, एनर्जेटिकली फेवरेबल। पर जब हम इस एरिया की यहाँ पर बात करते हैं तो इस एरिया में यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो कैसी है, डिसफेवर्ड वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फाई यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ पे साई क्या है -90 डिग्री, तो ये वैल्यूज यहाँ पे कैसे डिसफेवर्ड है, मतलब यहाँ पे फाई एंड साई रोटेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, अब ऐसे देखो जो यहाँ पे प्लॉट बनाया जाता है ना, रामचंद्रन प्लॉट जो बनता है ये हमारा हर अमाइनो एसिड के लिए भी बनता है और ये हमारा पेप्टाइड चेन के लिए भी बनता है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने अमाइनो एसिड का बताया, जैसे उन्होंने
एल एलानिल रेसिड्यू का यहाँ पर बताया, ठीक है। एल एलानिल रेसिड्यू के लिए यहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट बना। देखो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है ना, ये एक बेसिक प्लॉट है। वो आपको कोई भी पेप्टाइड चेन हो जिससे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है, या फिर आपकी अमीनो एसिड रेसिड्यू हो, तो उन्होंने मतलब ये जो अलाउड, कोर अलाउड या फिर जो डिसअलाउड रीजन यहाँ पे दिए हैं ना, सबके लिए एक ही कॉमन सा प्लॉट यहाँ पे बना है। जैसे एल एलानिल रेसिड्यू के लिए ये प्लॉट हुआ, सेम यहाँ पर है कि ये वाली, यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, अगर हम एलानिन की यहाँ पे बात करें तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज होंगी लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, यहाँ पे फिर से ये मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल, यहाँ पे फिर से लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, और ये जो रीजन यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल, मतलब यहाँ पे वैल्यूज कैसी है, डिसफेवर्ड है, ठीक है। तो सिंपल सा वही क्या क्या, देखो सिंपल सा कैसे करेंगे, एलानिन रेसिड्यू लो, ठीक है, एलानिन रेसिड्यू लिया, उनको अलग अलग एंगल पे रोटेट करके दिखाएंगे फाई एंड साई को, तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला कि कुछ वैल्यूज वहाँ पे मिली कि वो जो वैल्यूज वहाँ पर हैं फाई एंड साई की, कुछ वैल्यूज पर तो वो क्या कर रहा है, रोटेशन शो कर रहा है, जो अनदर वैल्यूज है वहाँ पर वो रोटेशन शो नहीं कर रहा, तो वही हमारा डिसअलाउड रीजन, और वही क्या बन जाता है हमारा अलाउड रीजन। और अलाउड एंगल्स और डिसअलाउड एंगल ऐसे ही हमारे क्या बनते हैं, टॉर्सल एंगल्स, ठीक है। अब ऐसे ही सेम आपका ये जो लिरेंजर बुक है, यहाँ पे पायरुवेट काइनेज के लिए भी रामाचंद्र प्लॉट मेंशन किया गया है। पायरुवेट काइनेज एंजाइम, आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो पायरुवेट काइनेज को, ठीक है। ये एक प्रोटीन यहाँ पर है, देखो इसका भी यहाँ पर क्या हुआ, सेम यहाँ पर ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा ज़्यादा, ये यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल, लेस एनर्जेटिकली फेवरेबल, जितना भी देखो वाइट एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट किया, मतलब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है इट इज़ नॉट फेवरेबल वैल्यूज, ठीक है। अब देखो जो प्लॉट होता है ना, इस प्लॉट में ना डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डॉट एक्चुअल में ना एंगल ऑफ रोटेशन बताती है। जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स हैं तो मतलब वो वाला एरिया ज़्यादा फेवरेबल है, मतलब इस एरिया पे ये क्या कर सकता है, मतलब रोटेशन शो करेगा, एनर्जेटिकली फेवरेबल रोटेशन यहाँ पर होगी फाई एंड साई की, ठीक है। जैसे इस एरिया पे डॉट्स थी, यहाँ पर फिर आपको डॉट्स देखने को मिल रही है, तो सिंपल सा है, जो भी कोर अलाउड रीजन वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा आपको डॉट्स देखने को मिलेंगी, जो आपका थोड़ा आउटर लिमिट वाला पार्ट है कम देखने को मिलेंगी, और जो आपका डिसअलाउड वाला पार्ट होता है वहाँ पे कोई भी डॉट देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये प्लॉट बनता है पायरुवेट काइनेज के लिए। अब देखो जैसे हमने रामाचंद्र प्लॉट के बारे में इतना कुछ अभी समझा, ठीक है, कि रामाचंद्र प्लॉट कैसे यहाँ पर बनता है, क्या है, बहुत इजी सा है, बस आपको एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पता हो, माइनस पॉजिटिव वैल्यूज कैसे यहाँ पर आते हैं, बस एक प्लॉट बनाया और उस प्लॉट में बस फाई एंड साई की बस वैल्यूज को टेस्ट करते गए, जहाँ पर उसकी वैल्यूज हमें फेवरेबल मिलती है उसी को अलाउड रीजन या फिर अलाउड एंगल्स वहाँ पर आ जाता है, और जहाँ पे वैल्यूज हमें थोड़ी डिसफेवर्ड मिलती है, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होती, तो डिसअलाउड एंगल्स बन जाता है, और वो डिसअलाउड रीजन बन जाता है उस प्लॉट में, ठीक है। अब देखो जैसे हमने अभी तक समझा, हमने एक कॉमन ग्राफ देखा जो सब में देखा कि ये एक पायरुवेट काइनेज का ग्राफ बना, ये यहाँ पे एलानिन का रेसिड्यू का बना, ये हमने कॉमन समझा, जितना भी रामाचंद्र प्लॉट बनता वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये हमने एक वैल्यू यहाँ मतलब ये भी हमने देखा, तो सब में कॉमन था। देखो जब जैसे क्या ना, जैसे हमने जैसे अलग अलग अमीनो एसिड्स का यहाँ पे रामाचंद्र प्लॉट बनाया, तो सबका मोर और लेस सिमिलर सा रामाचंद्र प्लॉट मिला, मतलब जैसे अभी ये बना हुआ है ऐसा ही सबका रामाचंद्र प्लॉट आया। बट दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, जो क्या शो करते हैं, यूनिक रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। अब नॉर्मली अब ग्लाइसिन प्रोलीन के बारे में तो पढ़ते हो ना, ग्लाइसिन प्रोलीन हेलिक्स ब्रेकर, मतलब हर जगह ये कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो यहाँ पर भी इन्होंने कर दिया कि रामाचंद्रन प्लॉट भी इनका यहाँ पर क्या हो गया, यूनिक, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अगर आप प्रोलीन का भी देखते हो ना, प्रोलीन में भी यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। एंड ग्लाइसिन की भी बात करते हैं तो ग्लाइसिन में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसकी फ्लेक्सिबल साइड चेन होती है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या होता है ना, इनके जो रामाचंद्र प्लॉट बनते हैं थोड़े यूनिक बनते हैं। जैसे देखो अब एक यहाँ पे रामाचंद्र प्लॉट दिया हुआ ग्लाइसिन का, और एक यहाँ पे दिया हुआ प्रोलीन का, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये देखा था, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स मेंशन कर दूँ, ठीक है, इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप रामाचंद्र प्लॉट अभी तक अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिसअलाउड रीजन है, ठीक है, हर एक अमीनो एसिड के लिए। जैसे पायरुवेट काइनेज प्रोटीन है, ये डिसअलाउड रीजन है, देखो यहाँ पर वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। आप इससे पहले वाले भी ग्राफ देख लो ना, कहीं पर भी देखो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट पे,
ठीक है। बट जैसे ही आप किसकी तरफ आते हो, ग्लाइसिन की तरफ आते हो, ग्लाइसिन में देखो फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर यहाँ पे थर्ड बी, और फिर यहाँ पे फोर्थ बी। फोर्थ में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर फाई एंड साई की वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो ग्लाइसिन के यहाँ पर क्या है, फाई एंड साई वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, ग्लाइसिन में सिंपल सा क्या प्रेजेंट होता है, साइड चेन में हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट है। अब जब वहाँ पे फाई एंड साई एंगल को मूव करना है, रोटेट करना है, तो अब हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है, ठीक है, बिल्कुल छोटू सा एटम है। अब वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन करेगा ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे कुछ क्लैशेस इतने ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो आप क्या करो, फाई एंड साई एंगल को रोटेट करते रहो, मतलब वहाँ पे वैल्यूज चेंज करके रोटेशन देखते रहो, तो आपको बहुत सारी एंगल्स पर क्या मिल जाएंगे, स्टेबल कन्फर्मेशन मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारे एंगल्स ऐसे मिल जाएंगे जो एनर्जेटिकली फेवरेबल होंगे। तो इसी रीज़न की वजह से जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन एग्जिबिट ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन रामाचंद्रन प्लॉट। इस पॉइंट को नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इस स्टेटमेंट से। कैसे यहाँ पर पूछ लेते हैं कि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन या फिर ऐसा होता है, ग्लाइसिन एग्जिबिट द मैक्सिमम एरिया इन द रामाचंद्रन प्लॉट, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइसिन प्रेजेंट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन द रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। क्यों, ड्यू टू दी फ्लेक्सिबल साइड चेन, सिर्फ हाइड्रोजन है तो इसलिए रोटेट करते जाओ, हर एक वैल्यू वहाँ पे पॉसिबल कंफर्मेशन मिलती रहेगी। तभी देखो, अब देखो वही से ये डार्क वाला एरिया जितना भी होगा कोरल आउट वाला होगा, यहाँ पर भी इसका कोरल आउट रीजन बनता है, यहाँ पर भी इसका कोरल आउट रीजन बनता है, यहाँ पर भी इसका क्या बनता है, कोर अलाउड रीजन। फिर थोड़ा लाइट ग्रीन से जो रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पर इसका कैसा होगा, आउटर लिमिट, और ये जो व्हाइट वाला एरिया है वो क्या है, डिसअलाउड, ठीक है। देखो व्हाइट वाला एरिया बहुत कम है, डिसअलाउड एरिया ग्लाइसिन के लिए कम होता है, मैक्सिमम एरिया उसका किस में जाता है, अलाउड में जाता है। तो जो ग्लाइसिन होता है वो मैक्सिमम अलाउड रीजन को एग्जिबिट करता है। ग्लाइसिन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो अलाउड रीजन है वो 4th क्वाड्रेंट में भी प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन के लिए, बट और किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं है। क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही बनता है, ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट के जैसे ग्लाइसिन प्रोलिन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी तक बेसिकली क्या है कि जो रामाचंद्रन प्लॉट से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आपके क्वेश्चंस आए हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से है, वो भी अभी हम देखेंगे कि कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से डिपिक्ट हम करते हैं, वो भी अभी आएगा। बट एक्चुअली अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आए, अभी तक आपके इंडिविजुअल अमीनो एसिड से प्लॉट्स नहीं बने। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर बने बट प्लॉट्स नहीं बने, तो आप प्लॉट थोड़ा सा बस एक माइंड में रखना, जब ग्लाइसिन का प्लॉट आएगा तो ऐसा कुछ प्लॉट बनेगा, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब हम ऐसे प्रोलिन का देखते हैं कि प्रोलिन में क्या एक्सेप्शन यहाँ पर आती है। अब देखो जो प्रोलिन है, अब प्रोलिन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, अब इसका देखो, इसका सबसे लिस्ट एरिया ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जो प्रोलिन है ये लिस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब इसका सबसे कम अलाउड रीजन होगा। देखो सिंपल सा, यहाँ पर ये ही सिर्फ इसका एक कोर अलाउड रीजन है, यहाँ पर कुछ नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई कोर अलाउड रीजन नहीं है, और ये यहाँ पर क्या आउटर लिमिट ऑफ कोर अलाउड रीजन। तो सिर्फ किस में अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कोर अलाउड रीजन प्रेजेंट है, यहाँ से इसका थर्ड क्वाड्रेंट में, ना तो ये यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। क्योंकि जो प्रोलिन होता है ना, प्रोलिन का अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें हम क्या करते हैं ना, उसका वहाँ पर जो होता है, उसके जो अमाइनो ग्रुप होता है, अल्फा अमाइनो ग्रुप, वो साइक्लिक चेन के साथ ही एसोसिएटेड रहता है, मतलब साइड चेन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वहाँ पे रोटेशन बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इस वजह से वो पॉसिबल ही नहीं होता है वहाँ पे फाई एंड साई एंगल्स को रोटेट करना, इतनी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलती नहीं है, इतनी स्टेबल कन्फर्मेशंस मिलती नहीं है। इसी रीज़न से जो प्रोलिन होता है लिस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। इसी रीज़न से हम प्रोलिन को हेलिक्स ब्रेकर भी बोलते हैं, क्योंकि वो हेलिकल की जो सर्टेन एंगल पर रोटेट करना होता है उस एंगल पर वो रोटेट करता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ जैसे एक तो यहाँ पर ये हुआ ना, हमने ये देखा ना कि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन किस में प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्लाइसिन प्रेजेंट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट्स में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जब हम प्रोलिन की बात करते हैं, प्रोलिन क्या करता है, इट ऑक्यूपाई द लिस्ट एरिया, सबसे कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब प्रोलिन जो यहाँ पर है ना, प्रोलिन में देखो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्रोलिन होता है इसका जो फाई एंगल है, फाई एंगल इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन, फाई एंगल यहाँ पर क्या होता है, इट इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन साई एंगल, ठीक है। साई एंगल से ज़्यादा इसका यहाँ पर क्या करता है, फाई एंगल रिस्ट्रिक्टेड होता है,
ठीक है। वैसे तो दोनों एंगल्स ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट अगर दोनों में भी कंपेयर करें तो फाई इज मोर देन द साई। देखो समझेंगे, ये यहाँ पे प्रोलिन का स्ट्रक्चर देखो कैसे, ये एन है, ठीक है, एन यहाँ पर है, इधर से यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये यहाँ पे सी अल्फा है, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। इधर से यहाँ पर अगर देखो ना, ये जो यहाँ पे सी अल्फा हुआ, इसके साथ यहाँ पे सी एच, ठीक है, यहाँ पे सी एच, ऐसे यहाँ पर क्या है सी एच। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के साथ इधर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो उसके ये 4 बॉन्ड यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक है। इधर से यहाँ पे इसकी साइड चेन, तो ये जो यहाँ पर है ना, ये इसके यहाँ पर क्या आर है, साइड चेन है, बट इसकी जो साइड चेन है वो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कैसे होती है, एसोसिएटेड होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ ही एसोसिएटेड रहती है, अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहती है। तो अब देखो ये जो यहाँ पर है एनसी अल्फा यहाँ पे क्या है, ये फाई एंगल, सी अल्फा से यहाँ पर क्या हुआ, ये साई एंगल। तो अब एक चीज़ देखो, अगर आपको यहाँ से रोटेट करना है और आपको यहाँ से रोटेट करना है, तो अब बताओ कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है रोटेट करने में। अब यहाँ पे रोटेशन में डिफिकल्टी होगी ना, क्योंकि इसके साथ देखो यहाँ पे एन बी है, फिर एन बी यहाँ पे इतने साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ, मतलब चेन के साथ, साइड चेन के साथ एसोसिएटेड रहा। और यहाँ पर ये जो साई है, ये साई जो यहाँ पर होगा, ये तो यहाँ पे फ्री है, मतलब फ्री इज लाइक कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे थोड़ी कम होगी। तो इसी रीजन से हम क्या बोलते हैं कि जो फाई एंगल होता है, फाई एंगल इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन द साई एंगल। तो प्रोलिन ग्लाइसिन की जितने भी एक्सेप्शन है वो याद रखना, ठीक है। ग्लाइसिन का क्या रहता है, वो ऑल फोर क्वाड्रेंट, प्रोलिन का क्या रहता है कि वो जस्ट क्या करता है, सबसे लिस्ट एरिया को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जैसे यहाँ पर एक ये मेंशन है कि जो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन अ अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट ये याद कर लेना कि जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल्स है दे आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। अब हमने जितना देखा, हमने अमाइनो एसिड्स के रिस्पेक्ट में रामचंद्र प्लॉट को समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है रामचंद्र प्लॉट। ये क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सेकेंडरी structures that are made apparent by the phi-psi angles that commonly exist together in beta sheets, alpha helices or other structures within a protein। तो अब सिंपल सा जब हम रामचंद्र प्लॉट की बात करते हैं, एक तो अमाइनो एसिड्स के बारे में, दूसरा रामचंद्र प्लॉट हमें हेल्प करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताने में। जैसे हम क्या करते हैं, अल्फा हेलिसेस मतलब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, बीटा शीट्स देखते हैं, या हमारे जितने भी टर्न्स रहती हैं, हेलिकल में भी हमारा 310 हेलिक्स होता है, 3.6 13 रहता है, पाई हेलिक्स होता है, डिफरेंट टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, तो सबकी अपनी अपनी फाई एंड साई की वैल्यू होगी ना। तो अभी तो आप इतना तो आप समझ पा रहे हो कि जितने भी यहाँ पे डायहेड्रल एंगल्स होंगे या फिर जितने भी प्रोटीन्स होंगे, सबकी अब अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फाई एंड साई वैल्यू होगी, ठीक है। कि उसी पे जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कुछ फाई एंड साई वैल्यू वहाँ पर होगी अल्फा हेलिकल चेन की, उसी वैल्यू पे वो फाई एंड साई प्रेजेंट है, तभी तो हम क्या बोल पा रहे हैं कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर को अटेन कर रहा है, क्योंकि उसकी वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। ऐसे बीटा शीट्स में यहाँ पर होगा, ऐसे टर्न्स में भी होगा, सब में यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर सबकी पहले वैल्यूज़ यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेंशन है अल्फा हेलिक्स की वैल्यू कितनी होती है, -57 -47। बीटा कन्फर्मेशन में एंटी पैरेलल बीटा शीट है, पैरेलल बीटा शीट है 139 + 135। अच्छा, ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ये भी आपके राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की वैल्यूज़ है, ठीक है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की वैल्यू है, कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स की वैल्यू यहाँ पे, बीटा टर्न टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 में भी यहाँ पे देखो I+1 I+2 I+1 I+2। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है, क्योंकि याद करने से तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कितने सारी वैल्यूज़ को याद कैसे करेंगे। अब सिंपल सा देखो, अगर आपको वैल्यूज़ नहीं भी याद होती है ना, मत करो, ठीक है। जस्ट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि फाई की वैल्यू माइनस कब हो रही है, पॉजिटिव कब हो रही है। जैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में यहाँ पर क्या दोनों वैल्यूज़ किस में, नेगेटिव में, ठीक है, बोथ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। अब बीटा कन्फर्मेशन मतलब बीटा शीट्स में देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। कोलाजन में भी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बीटा टर्न में फिर से दोनों वैल्यूज़ किस में, नेगेटिव में है, टाइप 1 में, ठीक है। I+2 में एक माइनस में है, एक जीरो में है। टाइप 2 में दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे एक माइनस में, एक पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव में, एक जीरो में, ठीक है। अब सिंपल सा देखो, ये यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। यहाँ पर नेगेटिव भी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है,
यहाँ पे फिर से वैल्यू किस में आ रही है आपकी नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पे वैल्यू फिर से किस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पे फिर से वैल्यू किस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, यहाँ पर वैल्यू कैसे है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है वो तो आपको इसी से ही पता लगेगा, इनकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज से। ठीक है, अब एक तो ये कुछ वैल्यूज है, इसी के साथ साथ कुछ और वैल्यूज यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, वो देखना। जैसे राइट हैंडेड 310 हेलिक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या -14 एंड -26। राइट हैंडेड पाई हेलिक्स -57 -70। फिर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स यहाँ पर होगा 57 एंड 47। तो देखो फिर से यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज किस में आ रही है नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज कैसे आ रही है पॉजिटिव पॉजिटिव। और वैसे भी ऐसा होता है जो हमारा राइट हैंडेड होता है ना, उसी के जस्ट अपोजिट वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंडेड में होती है। अगर राइट हैंडेड की वैल्यूज आपकी सारी नेगेटिव में है तो लेफ्ट हैंडेड में पॉजिटिव में जाता है, अगर राइट हैंडेड में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है तो लेफ्ट हैंडेड में नेगेटिव में होता है। तो इनका साइन का चेंज होता है, वैल्यू में कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, तो एक तो वैल्यूज तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बस ध्यान इतना रख लेना नेगेटिव पॉजिटिव किसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सब है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे अब यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 बीटा टर्न आया ना, तो जैसे हमने एक टाइप 1 एंड टाइप 2 में हमने यहाँ पे क्या एक I+1 डिग्री, एक हमने क्या I+2 डिग्री, फिर हमने I+1 एंड I+2। तो इसमें देखो यहाँ पे I+1 एंड I+2 का मतलब क्या है, I+1 का मतलब यहाँ पर है सेकेंड जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होगा, ऐसे I+2 का मतलब यहाँ पर है जो थर्ड अमाइनो एसिड होगा। तो जैसे I+1 यहाँ पे ये सेकेंड हुआ, सेकेंड ये प्रेजेंट है और ये थर्ड, तो वहाँ पर एक तो सेकेंड का एंगल यहाँ पे बता रहा है कितने डिग्री का है, और एक वहाँ पे बता रहा है थर्ड का। सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड की बात है। देखो जैसे ये टाइप 1 में I+1 डिग्री बताया, I+2 डिग्री, तो ये टाइप 1 में यहाँ पे -1 -60 -30 ये यहाँ पे ये हो जाएगा फाई एंड साई। ऐसे यहाँ पे I+2 मतलब ये थर्ड अमाइनो एसिड होगा -19 0 डिग्री पे रोटेशन शो करता है। तो ये सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड बेसिकली है। ऐसे यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड यहाँ पर होंगे, ये टाइप 1 बीटा टर्न है और यहाँ पे टाइप 2 बीटा टर्न। अब यहाँ पर देखो जो टाइप 1 बीटा टर्न होगा इसमें जो सेकेंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू वो यहाँ पर क्या होता है प्रोलीन, और टाइप 2 बीटा टर्न में जो थर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू वो यहाँ पर क्या है ग्लाइसिन। तो ये इन अमाइनो एसिड रेसिड्यू की फाई एंड साई की वैल्यूज यहाँ पर आपको दी है। ठीक है, अब बस आपको इन्हीं वैल्यूज से बनाना है रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, अब सिंपल सा एक तो इतना सबको ध्यान में होगा कि अगर यहाँ पे फाई, यहाँ पे क्या होगा फाई नेगेटिव में होगा और यहाँ पे साई भी किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पर साई नेगेटिव में होगा, बट हमारा अब ये जो फाई है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पर अब साई जो होगा पॉजिटिव में आ जाएगा, फाई भी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर अब जो फाई है वो पॉजिटिव में हो जाएगा और साई जो यहाँ पर वो किस में आ जाएगा हमारा नेगेटिव में। बस देखो कुछ नहीं क्या, ये एक्सेस देखिए, ये वाली एक्सेस यहाँ पे फाई नेगेटिव, ये एक्सेस यहाँ पे साई नेगेटिव, फिर ये एक्सेस यहाँ पे फाई पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्सेस यहाँ पे साई क्या है नेगेटिव, फिर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर देखो इस क्वाड्रेंट में ये वाला यहाँ पर किस में जाएगा फाई पॉजिटिव में, साई पॉजिटिव में। ऐसे यहाँ पर ये जो होगा यहाँ पे फाई किस में आ जाएगा नेगेटिव में एंड साई पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब वही जो नेगेटिव पॉजिटिव के जो वैल्यूज है उनको अब याद करके बस यहाँ पे पुट करते जाना। ठीक है, जैसे ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी पैरेलल बीटा शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको करता है पैरेलल बीटा शीट, यहाँ पे कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स, ये यहाँ पर क्या होगा राइट हैंडेड बीटा शीट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब एक तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, डायरेक्ट ABCD मेंशन कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि A किसको रिप्रेजेंट करता है, B किसको रिप्रेजेंट करता है, C किसको रिप्रेजेंट करता है, D किसको रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ जैसे यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे ये यहाँ पर होगा ना, ये मतलब इसको क्वाड्रेंट के टर्म में भी बोल सकते हो। जैसे ये आपका यहाँ पर होगा, ये होगा अपर लेफ्ट। ठीक है, अपर लेफ्ट, ये यहाँ पर होगा आपका अपर राइट। ठीक है, अपर राइट, ये यहाँ पर होगा लोअर राइट। ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा लोअर लेफ्ट। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स आपके लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, अपर राइट। तो जस्ट आपको याद रखना है अपर लेफ्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल बीटा शीट, बीटा पैरेलल शीट, कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स एंड राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स। ठीक है, ऐसे आपका जो अपर राइट है वहाँ पर क्या आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। ऐसा आपको जो यहाँ पे लोअर लेफ्ट होगा वहाँ पर क्या आ जाते हैं, वहाँ पर आएगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपका लोअर लेफ्ट में है, तो ऐसे ही अपर राइट में इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है लोअर राइट, यहाँ पे कोई भी टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं मिलता क्योंकि ये क्या है एक डिसअलाउड रीजन।
ठीक है। अब ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप मतलब ईजी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। टफ नहीं है, बहुत ईजी है, जस्ट फाई साई का समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में वो होता क्या है। अब देखो जो ये रामाचंद्रन प्लॉट हमने किया, ये हमारा यहाँ पर होता है फॉर द एल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये होता है फॉर द एल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अगर हम यही रामाचंद्रन प्लॉट डी अमाइनो एसिड्स के लिए बनाएं तो डी अमाइनो एसिड्स के लिए यहाँ पे सब वैल्यूज हो जाती हैं अपोजिट। जैसे एल अमाइनो एसिड में यहाँ पर देखो अपोजिट, जैसे अभी बताया था, देखो जैसे हमारा यहाँ पे हमने ये राइट एंड लेफ्ट हैंडेड का देखा था। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं ये एल अमाइनो एसिड्स के हैं। जब हम डी अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो सब कुछ अपोजिट हो जाता है। जैसे ये 5 यहाँ पर आएगा, ये साई होगा 0 डिग्री, यहाँ पर ये प्लस 180 डिग्री, यहाँ पर ये माइनस 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जस्ट क्या करता है ना, डायगनली अपोजिट करता है। डायगनली अपोजिट मतलब जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे देखो हमने अभी तक एल अमाइनो एसिड्स में क्या किया था कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट था इट वॉज डिसअलाउड रीजन। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट था। लेकिन जब हम डी अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये यहाँ पर हो जाएगा डिसअलाउड, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका डिसअलाउड रीजन, मतलब अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई भी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट ही नहीं होगी, जस्ट सब टोटली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब ये आपका यहाँ पे डी अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस डी अमाइनो एसिड में देखो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर जो आपका इस क्वाड्रेंट में था वो सब स्ट्रक्चर कहाँ पे चला गया, आपका ये चला गया लोअर राइट में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखो जो यहाँ पे आपका लोअर लेफ्ट में था वो कहाँ पर चला गया आपका अपर राइट में, जो अपर राइट में था वो कहाँ पर आ गया लोअर लेफ्ट में। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, एल अमाइनो एसिड्स के बारे में या फिर डी अमाइनो एसिड्स के बारे में। ये ज़रूर नोटिस रखना क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो ये नहीं ध्यान देते कि कौन से अमाइनो एसिड का वहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट पूछा है या फिर कौन से पेप्टाइड चेन की वो अमाइनो एसिड वो पेप्टाइड चेन बनी हुई है। तो जब भी डी होगा तो टोटली आपका जो भी आपने याद किया होगा वो सब टोटली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो रामाचंद्रन प्लॉट में अभी तक हमने देखा, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट अब हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें पहले हमने डायहेड्रल एंगल को समझा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो डायहेड्रल एंगल्स है वो एक्चुअल में कैसे यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। वो सब आपको क्लियर होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे हैं, ऑलवेज वैल्यूज पॉसिबल हैं या फिर नहीं है, उन्हीं एंगल्स को समझ के फिर हमने अमाइनो एसिड्स के रामाचंद्रन प्लॉट बनाए। फिर उसी से हमने यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को समझा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में भी यहाँ पे एल अमाइनो एसिड्स के अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना होगा तब क्या होगा, एन डी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना होगा, तो मतलब कैसे रामाचंद्रन प्लॉट बनता है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस। समाधान 1.0 बैच हम दिसंबर एग्ज़ाम के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।